दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की क्लास को अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से हाजिर हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं औषधि निर्माण उद्योग और रसायन उद्योग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वैसे मैंने पहले ही आपसे कहा था कि इंडस्ट्री चैप्टर थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आपको पेशेंस की जरूरत है। और आपकी तरफ से एक बात है, आप वीडियो जब मैं अपलोड करता हूँ तो रिव्यू आपकी तरफ से बड़ा खराब आता है। बंद कर दिया जाए क्या? इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ने का मन है तो बंद कर दिया जाए, क्या दिक्कत है? ठीक है, जैसे काफी दिनों से बंद था तो आप लोगों ने कहा कि नहीं सर पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए, तो स्टार्ट हो गया। तो मुझे लगता है कि ज्यादा इंटरेस्ट समाप्त हो रहा है। अगर इंटरेस्ट समाप्त होगा तो फिर बंद कर दें, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है? लेकिन ऐसा मत करिए, ये आपके हित में कह रहा हूं, ठीक है? इसलिए कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि आपको हमेशा मसाला वाला चैप्टर ही दिया जाए जिसमें आपको मजा आए। कभी कभी ऐसे चैप्टर भी पढ़ने पड़ते हैं जो आपके लिए जरूरी होते हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय के लिए सबसे जरूरी है औषधि निर्माण उद्योग। आज देखिए, आज हम अगर कोरोना महामारी से लड़ नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास दवाइयों की कमी है। अगर वैक्सीन होता तो क्या ये कोरोना हमारी जिंदगी को इतना प्रभावित कर पाता? नहीं कर पाता। ठीक है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पूरी दुनिया एक साथ एक तराजू में तौल दी गई कि सभी के पास, किसी एक के पास नहीं, सभी के पास अभी भी वैक्सीन की कमी है। यही रीजन है ना कि हमारी जिंदगी में एक ब्रेक सा लग गया, पूरी दुनिया रुक सी गई। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है? औषधि निर्माण हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाकी रोगों के लिए औषधि निर्माण नहीं हो पा रहा, सबके लिए हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है। तो याद रखिए, आज हम औषधि निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे और रसायन उद्योग जो है, जो केमिकल इंडस्ट्री है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैसे चैप्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने इसको बड़ा शॉर्टकट में लिखा है कि आपके लिए कितनी जानकारी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कह लीजिए कि आपको कितनी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक बात और याद रखेगा, अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया स्टडी 91 के, तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसके माध्यम से आपकी स्टडी यार और आसान हो जाएगी। ठीक है, आप इत्मीनान से चैप्टर वाइज पढ़ भी सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं, और यहां पर अथाह चीजें दिया गया है। ठीक है, आप जाइए इंस्टॉल कीजिए। हम लोग पता है हर समझ लीजिए महीने में कम से कम 2 से 3 बार ये एप्लीकेशन अपडेट होता है नए नए फीचर्स के साथ। आप नए नए फीचर देख पाएंगे। मैं कभी एप्लीकेशन के बारे में रिव्यू इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि अभी भी ये एप्लीकेशन अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, अभी इस पे नए नए प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं, तो जब तक मैं पूरा प्रोग्राम लॉन्च नहीं कर देता तब तक इसका मैं रिव्यू नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इस वजह से मैंने रिव्यू उसका रोक दिया। अदरवाइज आप आएंगे, आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ करके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात आती है औषधि निर्माण उद्योग की। ठीक है, औषधि निर्माण उद्योग मींस क्या होता है सर? एक लाइन में याद रखो, जो दवाइयां होती है ना, इनके दवाइयों का उत्पादन करना, जो दवाइयां होती है इनका उत्पादन कैसे हो, यही है औषधि निर्माण उद्योग। ठीक है, अब एक बात और याद रखिए, अगर हम औषधि निर्माण की बात करें तो भारत पूरे दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो उत्पादन के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। किस स्थान पर है? उत्पादन के मामले में भारत किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पर है। और अगर औषधि मूल्य की बात कर लें तो उस अगर एक मूल्य के आधार पर कैटेगरी बनाया जाए तो उस समय भारत का स्थान बनता है 14वां स्थान। कौन सा स्थान है? 14वां। तो जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। लिख रहा है कि भारतीय औषधि निर्माण उद्योग ने पिछले 4 वर्षों में गजब की प्रगति की। इसके पहले नहीं, इसके पहले थोड़ा सा ये सेक्टर लूज था, लेकिन पिछले 4 वर्षों में बहुत कुछ बदला। आप कहो कि हमारे घर के आसपास क्या बदला, मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र खुला, जगह जगह खुल गया है, जिसकी वजह से व्यक्तियों को सस्ते दामों पर दवाइयां मिल रही हैं। ठीक है, मिल रही कि नहीं मिल रही है? या फिर आप देख रहे होंगे कि जो आपके आसपास के हॉस्पिटल होंगे, कोई सामुदायिक केंद्र हो गया, कोई जो है सरकारी हॉस्पिटल हो गया, या कोई बड़े हॉस्पिटल हो सरकारी में, उसमें आपको चेंजेस जरूर देखने को मिले होंगे। तो ये पिछले 4 वर्षों में ये जो पूरा का पूरा सेक्टर, ये दवाइयों से लेकर के चिकित्सा तक का सेक्टर, ठीक है, इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, ये आपको मानना होगा। आगे दे रहा कि बताया मैंने उत्पादन में तीसरा स्थान, और औषधियों के मूल्य की बात करें तो फिर स्थान हो जाता है 14वां। दोस्तों जो कोविड-19 आया है, जिस कोरोना की वजह से आज हमारी जिंदगी में एक ब्रेक लग गया, जिंदगी रुक सी गई है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना का वैक्सीन न होने की वजह से हम इससे लड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इस लड़ाई से लड़ने में एक दवा आया था नाम, जो बड़ी कारगर दवा थी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। याद आया आपको कुछ? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ठीक है, तो दोस्तों ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवा थी, ये काफी कारगर साबित हो रही थी कोरोना वायरस से लड़ने में, इसलिए पूरे दुनिया में इसका डिमांड बढ़ गया। भारत एकमात्र ऐसा देश था जो बड़े पैमाने पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का उत्पादन करता है। ऐसे में सभी देश भारत से दवाइयां मांगने लगे। ठीक है, लेकिन भारत के एक एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट पॉलिसी जो थी वो थोड़ा सा इस दवाइयों को लेकर के चेंज था कि इन दवाइयों को निर्यात नहीं किया जाएगा, निर्यात नहीं किया जाएगा, एक्सपोर्ट। ये मैं आज के सिनेरियो को आपके चैप्टर से जोड़ रहा हूं कि आपको इस विषय को समझने में मदद मिले, ठीक है। तो हुआ क्या दोस्तों कि निर्यात बंद था इस दवा का, लेकिन बाद में भारत सरकार ने क्या किया, इस पॉलिसी को चेंज किया, क्योंकि बात आई थी कि दुनिया के बड़े से बड़े देश, चाहे वो जापान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो स्वयं अमेरिका ही क्यों ना हो, ठीक है, बड़े से बड़े देश हमारे सामने हाथ फैलाकर खड़े थे कि हमें ये दवा दी जाए। भारत ने अपने पॉलिसी में चेंज किया, क्योंकि भारत हमेशा लोगों की मदद करता रहा है, ठीक है, ये हमारे जहन में है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपने पॉलिसी में चेंज किया और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का एक्सपोर्ट करना शुरू किया। इसी के साथ आप आंकड़े देखेंगे तो भारत ने इन दवाइयों की सप्लाई केवल बड़े देशों को नहीं किया, इवन मालदीव और श्रीलंका जो है जैसे छोटे देशों को भी किया, मेडागास्कर हो गया, मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया, इन जैसे छोटे छोटे देशों को भी दवाइयां भेजी गई, ठीक है। और इसमें जो है कुल 80 देशों को निर्यात किया गया। कितने देशों को? कुल 80 देशों को एक्सपोर्ट किया गया। तो अपने आप में बड़ी बात थी, तो ध्यान दीजिएगा, वही बातें यहां पर लिखा हुआ है। लिख रहा है रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, ये एक डिपार्टमेंट है जिसके अंतर्गत प्रशासनिक नियंत्रण में औषधि निर्माण उद्योग के क्षेत्र में 5 कंपनियां आती हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, और 5 और कंपनियां हैं जो संयुक्त क्षेत्र की कंपनियां, यानी 5 और 5 10 हो गई, और इनके साथ 2 अनुषंगी कंपनियां काम कर रही हैं, 10 2 12। यानी अगर हम औषधि निर्माण उद्योग की बात करें तो कुल 12 कंपनियां यहां पर मोटे तौर पर काम कर रही। इसमें से 5 के बारे में कम से कम जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। कहोगे क्यों जरूरी है? भाई आप जानते रहो ना कि हमारे देश में ड्रग्स का उत्पादन हो कहां पर रहा है, पता होना चाहिए जनरली, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में देखते हैं। तो अगले पॉइंट में देख रहा है कि इन संगठनों का परिचय इस प्रकार से। पहला संगठन का नाम है आईडीपीएल। क्या नाम है? आईडीपीएल। आईडीपीएल की स्थापना हुआ था 1961 में, ठीक है। आईडीपीएल को बोलते हैं इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ठीक है। 1961 में आईडीपीएल का स्थापना हुआ था, और आईडीपीएल जो है इसके तहत 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसकी है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर दवाइयों का उत्पादन होता है, ठीक है। वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो था वो भारत के 3 कोने पर, एक ऐसे करके आप समझ सकते हैं। एक कोने का नाम है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पहला वाला है उत्तराखंड। उत्तराखंड जानते होंगे, उत्तराखंड में ऋषिकेश है, ठीक है। तो आप देखते होंगे कई सारे दवाइयों पर मैन्युफैक्चरिंग जो होता है ऋषिकेश का होता है, ठीक है। अगर वो दवाइयां आईडीपीएल की इस कंपनी के तहत बनी है तो, ठीक है। तो एक तो ऋषिकेश हो गया, दूसरा आंध्र प्रदेश के हिस्से में हैदराबाद आया करता था, अभी वो तेलंगाना के हिस्से में है, ठीक है। तो हैदराबाद हो गया, ठीक है, हैदराबाद हो गया। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट है वो है हरियाणा का गुड़गांव, ठीक है। ये 3 स्थान है जहां आईडीपीएल की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम कर रही हैं। इसके अलावा 2 अनुषंगी कंपनियां भी काम कर रही हैं, जिसमें से एक है आईडीपीएल तमिलनाडु, दूसरा है बिहार में। एक तमिलनाडु में है, दूसरा बिहार में, ठीक है। तो इस तरह से आईडीपीएल में कुल 5 हैं, तो उसको याद रखेगा। 3 तो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया, 2 अनुषंगी कंपनियां हो गई। एक बिहार वाला जो है बिहार ड्रग एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड उसका नाम है, और जो तमिलनाडु में है वो आईडीपीएल लिमिटेड है, ठीक है। तो याद रखिए वो तमिलनाडु चेन्नई में है, याद रखेगा। इसी तरह से दूसरा है HAL, हाल, ठीक है। हाल वाले का स्थापना सबसे पहले किया गया था, भारत में पहली कंपनी थी हाल, ठीक है, जिसको औषधि निर्माण उद्योग के लिए बनाया गया था। 1961 वाला तो बाद में आया था, 7 साल बाद आया था, ठीक है। 61 में आया था, ये 54 में आ गई थी, ठीक है। तो लिख रहा है कि ये पुणे में स्थित है, पुणे में स्थित है। नाम है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड। क्या नाम है? हाल का पूरा नाम है क्या नाम है? एंटीबायोटिक्स लिमिटेड। तो इसको याद रखेगा, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, ठीक है, लिमिटेड इसका नाम है। इसका 1954 में गठन किया गया था। करा यह औषधि तथा औषधि निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र की पहली कंपनी, मैंने कहा तो सबसे पहले इसी कंपनी को बिठाया गया, ठीक है। तो ये HAL का एक संयंत्र पिंपरी में भी लगा हुआ है, तो उसको भी याद रखेगा, ठीक है। आगे लिख रहा है कि HAL भी जो है ये 3 मेन इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। जैसे आपका आईडीपीएल का 3 था, कौन कौन सा था एक बार बताइए? उत्तराखंड था, ठीक है। उत्तराखंड में कौन सा? ऋषिकेश था, ठीक है। दूसरा हैदराबाद था, और तीसरा गुड़गांव था, ठीक है। उसको याद रखेगा। फिर उसके अलावा 2 अनुषंगी वाली कंपनियां थी, एक तमिलनाडु में था और दूसरा बिहार में था। ये हमने देखा आईडीपीएल के तहत। आईडीपीएल 1961 में बना। जो हाल था हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, वो 1954
में बना था। क्लियर हो गया। और 1954 वाले HAL की जो कंपनी है उसके भी 3 जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, तो उनको याद रखेगा। इनका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना हुआ कर्नाटक में, दूसरा महाराष्ट्र में, तीसरा मणिपुर में। आप ध्यान देंगे ना तो हर एक इंडस्ट्री अलग अलग राज्यों में बनाई गई। ये कर्नाटक वाले में जो है कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड नाम है, ठीक है, ये बेंगलुरु में है। दूसरा है महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स लिमिटेड है, ये नागपुर में है। और तीसरा मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है, ये मणिपुर की राजधानी इंफाल में है। तो ये भी 3 अलग अलग जगह पे हो गया, ठीक है। तो याद रखेगा कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर। इसके अलावा आईडीपीएल में हमने क्या देखा? आईडीपीएल में हमने देखा ऋषिकेश देखा, हैदराबाद देखा और गुड़गांव देखा, ठीक है। तो उसको याद रखिए, आप याद रखना पड़ेगा, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा ना, हम सिर्फ आपको एक रास्ता दे सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, जो तीसरी बड़ी संयुक्त उपक्रम वाली कंपनी है वो कौन सी है? बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इसको बोलते हैं बीसीएल, ठीक है, बीसीएल। जिससे आईडीपीएल को बोलते थे ना, आईडीपीएल इसका उसका नाम था, इसका नाम है बीसीपीएल, ठीक है। बीसीपीएल याद रखेगा, बीसीपीएल, ठीक है। आगे दे रहा दोस्तों, इसकी स्थापना 1981 में किया गया था। आईडीपीएल 61 में, बीसीपीएल 81 में। कोई दिक्कत? 61 और 81, बंगाल वाला लास्ट में बना था, याद रखेगा, ठीक है। तो कह रहा है ये 1981 में इसकी स्थापना किया गया। इसके जो संयंत्र हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां हैं इसकी, वो 4 हैं। वो कितनी है? 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ एक काम करता है, जिसमें से आपका क्या हो गया? 2 तो आपका क्या हो गया? वहीं पश्चिम बंगाल में हो गया, कंपनी भी पश्चिम बंगाल में, वो भी है, ठीक है। तो एक है पश्चिम बंगाल में कोलकाता में स्थित मनिकतल्ला, और दूसरा है 24 परगना में स्थित मनिकतल्ला, ठीक है। तो याद रखेगा 24 परगना और पश्चिम बंगाल याद रखें मोटी मोटा, और तीसरा है महाराष्ट्र मुंबई में, और चौथा है उत्तर प्रदेश के कानपुर में, ठीक है। तो याद रखेगा आपका जो बीसीपीएल है उसकी एक यूनिट उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी काम करती है, ठीक है। तो ये 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ काम करता है। लिख रहा भारत में अधिकांश, अधिकांश में जरा वर्तनी सुधार करिएगा, अधिकांश ऐसे नहीं लिखा जाता है कभी भी। अधिकांश में जो स होता है वो बड़ा सा होता है, ठीक है। क्या होता है? बड़ा सा, ठीक है। तो लिख रहा अधिकांश औषधि तथा औषधि निर्माण इकाइयां दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, इन सब में स्थित है। हमने देखा भी तो याद रखेगा ज्यादातर जो औषधि निर्माण कंपनियां हैं जो बनाती मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, वो खास करके इस तरह से जो बड़े सिटी है वहां पर स्थित है। कह रहा चेन्नई स्थित जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट संयंत्र है वो विभिन्न प्रकार के शल्य उपकरणों का इस्तेमाल करता है, निर्माण करता है। शल्य उपकरण मतलब शल्य माने होता है ऑपरेशन, शल्य माने क्या होता है? ऑपरेशन। तो ऑपरेशन के लिए जो जरूरी चीजें हैं, आप देखते होंगे कि ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की एक स्पेशल जो है कैंची होती है, मतलब उनके कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बड़े छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि उनको ऑपरेशन करने में जिन महत्वपूर्ण चीजों की जरूरत होती है वो भी तो कहीं ना कहीं बनते होंगे। तो वो कहां पर बनते हैं? तो उसको याद रखेगा दोस्तों, वो चेन्नई में बनता है। चेन्नई में क्या है? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स संयंत्र है, वहां पर ये बनाए जाते हैं, ठीक है। कह रहा भारत अपनी दवाओं का अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जितना नीड है भारत में दवाओं का, उसका 75% तो प्रोडक्शन कर ही लेता है भारत, ठीक है। वैसे भी दुनिया में तीसरे नंबर पर प्रोडक्शन में, तो इतना प्रोडक्शन वो कर ही लेता है, ठीक है। हाँ, कुछ के लिए उसको बाहरी देशों पर या दूसरे कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। तो जो महंगी दवाइयां हैं या जो बड़े बड़े रोग है, जैसे अभी कोरोना वैक्सीन की बात कर लो, तो एक वैक्सीन के लिए एक संगठन भी बना हुआ दोस्तों, शायद मैं आपको पढ़ाया हूं और आपको याद भी आ रहा होगा, गावी नाम है। क्या नाम है? गावी। भारत सरकार क्या कर रही है? इस गावी में योगदान दे रही है। $15 मिलियन का योगदान दिया गावी में। $15 मिलियन यानी 112 करोड़ के आसपास की राशि आएगी, ठीक है। तो इतना पैसा केवल दिया गया है कि आगे से जब कभी कोई खतरनाक रोग आए तो उसके वैक्सीन के लिए हम प्रिपेयर रहे पहले से, ठीक है। एक बार सभी देशों को झटका लग चुका है, तो अब आगे से ऐसी गलती होने वाली नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो बड़े और टफ वाले रोग है ना, जिसमें जो है भारत जो है थोड़ा सा पीछे हो पा रहा है, तो ऐसे में क्या कर रहा है? वो उन दवाओं का आयात भी कर लेता है, ठीक है। तो 25% आप मांग लो कि विदेशों से आयात किया जाता है। एक कंपनी दोस्तों, प्राइवेट कंपनी है रैनबैक्सी, ठीक है। ये बड़े पैमाने पर भारतीय कंपनियों के साथ मिल करके दवाइयों का प्रोडक्शन करती है। लिख रहा है रैनबैक्सी भारत की पहली बहुराष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो शोध और अन्य विकास के कार्य भी करती रहती है। ये अलग अलग जो जैसे आईडीपीएल है उनके साथ भी मिलकर प्रोग्राम करती है, बीसीपीएल
उनके साथ भी करती है, HAL है उनके साथ भी करती है, अपना खुद का भी करती है, ठीक है। तो ये चीजें होती रहती हैं। रैनबैक्सी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए इतनी बात हो गई। अब आगे आते हैं दोस्तों औषधि नीति के ऊपर, यानी जो ड्रग पॉलिसी है भारत की, वो ड्रग पॉलिसी क्या कहती है, उस पॉलिसी के बारे में आपको बता दूं। देखिए आप सभी सोच रहे होंगे नितिन सर ये क्या पढ़ाते रहते हैं। देखिए नितिन सर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनका वीडियो देखते हो कि नहीं देखते हो। नितिन सर अगर आप खड़े हुए पढ़ाने के लिए, तो मैं तो पूरा विषय पढ़ाऊंगा। मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करने में मुझे लेना पड़ा 124 लेक्चर। कितना लेना पड़ा? 124 लेक्चर केवल मॉडर्न हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि मैंने एक एक टॉपिक को पढ़ा है। कोई भी बंदा आके ये नहीं कह सकता कि सर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में इस वाले टॉपिक को छोड़ दिया, या इसको नहीं पढ़ाया, या उतने मन से इसको नहीं पढ़ाया जितना मन से आपने और चीजों को पढ़ाया। भाई देखो नॉर्मली होता क्या है ना, जनरली कि जो चीजें लोगों को आती है उस पर लोग खूब मेहनत करते हैं, जो चीजें नहीं आती हैं वो एग्जाम में ना आने का बहाना बनाकर आपको नहीं पढ़ाया जाता। हम ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीजें लोगों के लिए नहीं है तो मेरे लिए भी नहीं थी। मैंने भी तो इसमें मेहनत किया होगा, ये डेटा कलेक्ट किया होगा कि कैसे क्या निकाला जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या बच्चों को दिया जाए, ठीक है। क्या मुझे नहीं मेहनत करना पड़ा? मुझे भी मेहनत करना पड़ा, लेकिन मैंने इस चीज से अपने आप को दूर नहीं किया। मैंने ये बहाना नहीं बनाया कि भाई देखो जो है इंडस्ट्री वाले चैप्टर में कभी औषधि निर्माण उद्योग से क्वेश्चन नहीं आया है। अरे यार आज आ सकता है, क्यों? सबसे ज्यादा औषधियों की जरूरत हमारे देश को आज है, आज नहीं आ सकता इस टॉपिक से क्वेश्चन। आप कैसे कर सकते हो? अंतर्यामी हो, अंतर्यामी मत बनो। एक स्टूडेंट को कभी अंतर्यामी नहीं बनना चाहिए, उसको जो पढ़ना है सब कुछ पढ़ो, ठीक है। एग्जामिनर क्या देखा ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या देने वाला आपको, ठीक है। आप तैयार रहो हर लड़ाई के लिए। तो आगे दे रहा दोस्तों, भारत सरकार ने जो नई औषधि नीति थी वो सन 2002 में लाई थी, और उस औषधि नीति की निम्नलिखित विशेषताएं थी। सुनिएगा, लिख रहा है थोक दवाओं हेतु औद्योगिक लाइसेंस को भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों अभी आपने देखा होगा, मैंने आपको 3-4 दवाओं का नाम देता हूं, देखिए आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। भारत में जो है सबसे पहली दवा जिसको जो है ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया की तरफ से क्या किया गया, परमिशन दिया गया कोरोना के बचाव के लिए, ठीक है, कि अगर आपको कोरोना हुआ तो आप उससे बचाव के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली दवाई थी फेबी फ्लू के नाम से, याद है आपको? फेबी फ्लू के नाम से आई थी, उसको याद रखेगा, पहली दवा थी। दूसरी दवाई दोस्तों जिसका नाम था रेमडेसिविर। क्या नाम था? रेमडेसिविर। नोट करिए, मैं बोल रहा हूं आप नोट करिए, ठीक है, रेमडेसिविर। तीसरी जो दवा आई दोस्तों वो भी इंपॉर्टेंट दवा थी कोरोनिल, वो पतंजलि ने लॉन्च किया। चौथी दवा भी 15 अगस्त को आने वाली है, ठीक है, जिसका नाम है बड़ा अच्छा नाम है, बता रहा हूं मैं, बहुत फेमस नाम है, 15 अगस्त को लॉन्च होने वाला है, और ये भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम की तरफ से लॉन्च होगा। बता रहा हूं, बताओ, कोरो कुछ ऐसे करके नाम है, मेरे जवान पे आ नहीं रहा है, ठीक है। काफी आसान नाम भी, बहुत कठिन भी नहीं, ठीक है। कुछ टिक्स करके है, ऐसे करके, ठीक है। अभी मैं डॉक्टर तो नहीं कि सारी दवाओं का नाम याद रहे, बट आप याद करिए, आपके लिए जरूरी है, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो भी दवाइयां आ रही हैं, जो भी दवाइयां थोक के लिए आएंगी, पहले उनको जो है परमिशन लेना पड़ेगा। भाई पता भी तो चले कि जो दवाइयां मार्केट में जा रही है लोगों के लिए सुटेबल है, नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अगला दे रहा दोस्तों 100% FDI। पहले क्या था कि जो FDI था यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो था, यानी हमारे मेडिकल सेक्टर में वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पहले 100% नहीं था, पहले कम था, ठीक है। तो जिनके पास हमारे देश में पैसा होता था वो इस बिजनेस में पैसा लगाते थे, ठीक है, बाकी लोग का पता नहीं होता था। लेकिन अभी अगर मैं इस चिकित्सा विभाग की बात कर लूं या फिर मेडिकल इंडस्ट्री की बात कर लूं, तो इसमें खास करके क्या चेंजेस हुआ कि 100% FDI दे दिया गया है कि आप 100% विदेशी पैसों के साथ अपनी कंपनी की शुरुआत कर सकते हो, काम कर सकते हैं। हाँ, एक प्रोसीजर के तहत करना होगा। दोस्तों आपको लगेगा इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको बताऊं। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, जब अहमदाबाद में गुजरात में जो सबसे बड़ा स्टेडियम बना हुआ है, ठीक है, मोटेरा स्टेडियम, 1,10,000 लोगों की बैठने की क्षमता है, उसमें मोदी जी और ट्रंप ने जाकर के उसका उद्घाटन किया था। तो ट्रंप जब भारत आए थे तो उनकी एक मीटिंग भारतीय बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ भी हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप लोग अमेरिका में आइए और मेडिकल लाइन में अपना इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है, चिकित्सा में अपना जो इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है, हम आपको जो है उसके लिए पूरी छूट देंगे, पूरा काम करने देंगे, ठीक है। तो ये चीजें थी। तो आप सोचिए कि बढ़ता हुआ एक उभरता हुआ उद्योग है, आप ध्यान दीजिए। क्यों? आगे समस्याएं बहुत आने वाली, तो समस्याओं से
लड़ने के लिए ये करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो 100% एफडीआई हमारे देश में भी लाया गया है ताकि विदेशी कंपनियां जो हैं भारत में भी आ सकें, ठीक है। भारत भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। आगे लिख रहा है विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते के लिए स्वतः अनुमोदन, ये भी है, ठीक है। ये 2002 में जो चेंजेस हुआ ड्रग पॉलिसी में, उसमें ये भी कहा गया कि विदेशी प्रौद्योगिकी, अगर कोई आप जो है फॉरेन टेक्नोलॉजी के साथ कोई समझौता करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप जो है कैंसर का कोई ऐसा इलाज करना चाहते हैं जो विदेशों में होता है, जिस तरह से रोबोटिक्स में आजकल वहां इलाज हो रहा है, अगर आप किसी टेक्नोलॉजी को भारत में लाके करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिख रहा है किसी भी सूत्रीकरण के लिए उच्चतम मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। भाई वो तो अब किसी चीज का मूल्य नहीं अपने देश में, ठीक है। किस ऑपरेशन का कितना लग सकता है या कौन सा जो हॉस्पिटल कितना चार्ज कर सकता है, उनके लिए थोड़ा सा छूट देके रखा गया है सरकारी दवाओं पर, लेकिन हाँ जो सरकारी दवाइयां हैं उन पर निगरानी रखी जाएगी, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो इतनी बातें तो हमने किया औषधि निर्माण उद्योग। अगला टॉपिक हमारा क्या है, रसायन उद्योग, ठीक है। तो जो केमिकल इंडस्ट्री है उसके बारे में आपका क्या मानना है, तो 2-3 लाइन उसके बारे में भी देख लेते जाइए, मत आराम से पढ़ते चलिए, आपके हित में है। कह रहा है कि रसायन उद्योग क्या है, एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि बहुत सारे उद्योगों के लिए यह बेस का काम करता है। भाई ऐसी कोई इंडस्ट्री का नाम बता दीजिए जिसमें किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल ना होता हो, बताएं। ऐसी किसी भी इंडस्ट्री का नाम बताइए जिसमें केमिकल का इस्तेमाल ना होता। हर इंडस्ट्री में केमिकल का इस्तेमाल होता है। पता आप जब घर बनाने जाते हो ना तो उसमें भी किसी न किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल होता ही होता है। कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, कोई ना कोई केमिकल की बात आ ही जाती है। आप जब खेत में खेती करते हैं ना वहां केमिकल आ जाता है, सोचो तो ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, ठीक है। तो लिख रहा है कि एक आधारभूत उद्योग है, यानी बेस है, ठीक है। कह रहा है कि चाहे वस्त्र उद्योग हो, भाई वस्त्रों के लिए केमिकल की जरूरत पड़ती है, चाहे उनका रंग चढ़ाने के लिए, रंग को पक्का करने के लिए, रंग को उतारने के लिए, जो भी करने के लिए होता है, या इस्पात उद्योग हो गया या इंजीनियरिंग हो गया, इन सभी में तो इस्तेमाल होता ही होता है। प्लस सबसे बड़े उद्योग में देखा जाए तो हमने पढ़ा इस्पात उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, इंजीनियरिंग उद्योग है। इन तीनों को अगर छोड़ दिया जाए तो चौथे नंबर का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है भारत में, केमिकल इंडस्ट्री है, ठीक है। कह रहा भारत का रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र घरेलू औद्योगिक गतिविधियों का लगभग 14% है, एक बड़ा योगदान भी है इसका, ठीक है। लिख रहा है ये विभिन्न उद्योगों के लिए, चाहे वस्त्र उद्योग हो, चाहे इस्पात उद्योग हो, चाहे पेपर इंडस्ट्री हो, चाहे कोई धागे बनाने वाली कंपनी हो, चाहे रबर बनाने वाली कंपनी हो, चाहे प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी हो, चाहे पेंट बनाने वाली कंपनी हो, यानी किसी भी तरह की कंपनी होगी, सबके लिए कच्चे माल के रूप में किसकी जरूरत पड़ती है, केमिकल की जरूरत पड़ती है, केमिकल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कह रहा है जो रसायन होता है, जो केमिकल होता है, ये 2 तरह का केमिकल होता है। ये आपके लिए नया है, ये आपके लिए नया है। जो केमिकल होता है वो 2 तरह का केमिकल होता है। एक होता है हार्ड केमिकल जिसको भारी रसायन कहते हैं, एक होता है सॉफ्ट केमिकल जिसको कोमल रसायन कहते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ड केमिकल हो गया और सॉफ्ट केमिकल हो गया। आप मतलब तो समझ रहे होंगे। अभी जो हार्ड केमिकल होता है, जैसे अगर हम बात कर दें सोडा ऐश की, कास्टिक सोडा की, सल्फ्यूरिक एसिड की, ये सभी हार्ड केमिकल माने जाते हैं। अगर हम बात कर दें डाई स्टफ की, ठीक है, तो ये इनको क्या माना जाता है, सॉफ्ट केमिकल माना जाता है। ध्यान दीजिएगा। आगे लिख रहा है भारतीय रसायन उद्योग का इतिहास 1901 से देखा जा सकता है, जब कोलकाता के समीप औषधि निर्माण कारखाने की स्थापना की गई। उसके बाद से केमिकल इंडस्ट्री का नाम भी सामने आ गया। लिख रहा है प्रमुख रसायन उद्योगों में सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सोडा ऐश हो गया, क्लोरीन हो गया पानी को साफ करने वाला, कैल्शियम कार्बाइड हो गया फलों को पकाने वाला, पेट्रो रसायन हो गया, उर्वरक उद्योग हो गया, ठीक है। उर्वरक उद्योग खेतों में जिन उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो भी एक तरह का केमिकल होता है, तो ये सभी शामिल होते हैं। रसायन क्षेत्र में, केमिकल सेक्टर में कुल 3 तरह के सार्वजनिक उपक्रम काम करते हैं, ठीक है। और चौथा जो कॉर्पोरेशन बनाया गया है, ठीक है, कॉर्पोरेशन निगम जो बनाया गया है वो है ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर्स लिमिटेड, ठीक है, जो कि असम में स्थित है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। चौथे नंबर पे आया 3 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां काम कर रही थी। वो 3 कौन सी थी, तो पहला था HIL, वहां पे हमने पढ़ा था औषधि निर्माण में HAL, ठीक है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड पढ़ा था। यहां पे क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, यहां पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड
ठीक है, लिमिटेड है। कह रहा है यह कंपनी खेत में काम आने वाले कीटनाशकों का उत्पादन करता है। यह कंपनी डीडीटी जो होता है दोस्तों, जो खेतों में छिड़काव होता है, उसका भी एकमात्र उत्पादक कंपनी है और जिसे राष्ट्रीय वेक्टर जनित बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जो है प्रयोग में लाया जा रहा है। इसका विविधीकरण एग्रोकेमिकल्स के रूप में किया जा रहा है, जिससे कृषक वर्ग को उचित मात्रा में और उचित कीमत पर कीटनाशक उपलब्ध कराया जा सके, ताकि खेतों में जो कीट लगते हैं उनको मारा जा सके और अच्छा प्रोडक्शन किया जा सके। ठीक है, तो एकमात्र कंपनी है HIL जो कीटनाशकों को बनाती है, उसके अंतर्गत आने वाली। दूसरा दे रहा दोस्तों हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, इसको HOCL बोलते हैं। करा यह कंपनी बेसिक ऑर्गेनिक केमिकल्स में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए स्टार्ट किया गया। इसके 2 यूनिट हैं, एक यूनिट महाराष्ट्र में है, दूसरा यूनिट केरल कोच्चि में काम करता है। ठीक है, तो याद रखेगा। तीसरा है दोस्तों हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन, आपने CFC का नाम सुना होगा, कार्बन CFC का नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम सुना होगा, तो वहां से क्लोरो हटा दीजिए, फ्लोरोकार्बन ले लीजिए। ठीक है, CFC भी ले सकते हैं, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड। ठीक है, कह इसकी स्थापना 14 जुलाई 1909 को की गई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है और यह कंपनी पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन और क्लोरोडिफ्लोरोमीथेन का निर्माण भी करती है। ये जो PTFE है, PTFE का व्यापक प्रयोग हम केमिकल इंडस्ट्री में भी करते हैं, जो यांत्रिक सामाने बनते हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक सामाने बनते हैं, ठीक है, उस उद्योग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। असम में जो लास्ट में था ब्रह्मपुत्र के पास में जो क्रैकर वाली कंपनी बनी हुई है, ठीक है, असम गैस क्रैकर परियोजना, तो कह रहा है इसका कार्यान्वयन एक संयुक्त उद्यम कंपनी ब्रह्मपुत्र, बस पुत्र की जगह ब्रह्मपुत्र लिखेगा, ब्रह्मपुत्र क्रैकर एवं पॉलीमर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। और अगले टॉपिक में दोस्तों हम लोग एक नए विषय के साथ आएंगे, एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। अभी उद्योग का चैप्टर ही चलेगा, अभी आपका जो है कुटीर उद्योग वगैरह बचा हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है 2-3 लेक्चर में ये एंड हो जाएगा, फिर हम लोग बढ़ जाएंगे परिवहन की तरफ। ठीक है, परिवहन हमारा आखिरी चैप्टर होगा, देन हमारा इंडियन ज्योग्राफी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। कोशिश मेरी यही है कि इस जुलाई महीने में इंडियन ज्योग्राफी का द एंड हो जाए, ताकि आपको भी मजा आ जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।